उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। बदमाशों ने दूध बेचने वालों को निशाना बनाया। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक बदमाश ने दूध बेचने वाले के हाथ पकड़े तो दूसरा बदमाश जेब से जबरदस्ती पैसे निकालने लगा। वारदात ऋषिकेश के आश्रम मार्ग पर रेलवे रोड के पास हुआ। दूध वाला घरों में दूध देने के बाद वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसे घेर लिया। दूध बेचने वाले ने शोर मचाया तो कॉलोनी के कुछ लोग घर से बाहर आ गए, लेकिन तब तक बदमाश दूध बेचने वाले के 15,000 रुपए लूटकर भाग चुके थे। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें आतंकी उमर फिदायीन हमले की पैरवी करते हुए देखा गया। वो एक बड़े आतंकी मिशन पर निकला था। उमर सिर्फ एक आतंकी नहीं बल्कि आतंकी बनाने की फैक्ट्री था। धमाके से पहले का जो वीडियो सामने आया है उसमें इस बात का सबूत है। A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations and it is being known in Islam. दिल्ली में हमला करने से पहले आतंकी उमर वीडियो के जरिए मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था और आत्मघाती को शहादत अभियान बताता था। There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. You don't have situation. देखिए, आतंकी उमर का वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि वो धर्म के नाम पर जिहादी मिशन पर निकला था। उमर का वीडियो सामने आने के साथ ही सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में हमास की तरह आतंकी हमले का प्लान था। ड्रोन और छोटे रॉकेट से हमले की साजिश थी और इस काम को अंजाम देने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को सेंटर बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आतंकी कई देशों में हुए ड्रोन अटैक से हमला करने के तरीके सीख रहे थे। यानी जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया था उसी तरह हमले की तैयारी की जा रही थी। इस बात का खुलासा आतंकी उमर के खास दोस्त जासिर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद हुआ। पूछताछ में उमर के अहम साथी जासिर बिलाल ने आतंकी प्लान के बारे में बताया। इसके लिए आतंकी नेटवर्क ड्रोन को मॉडिफाई बम बनाने में जुटा हुआ था। एनआईए की टीम ने जासिर बिलाल उर्फ दानिश को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। सूत्रों की माने तो जासिर बिलाल लाल किले धमाके की साजिश में भी शामिल था। आतंकी गतिविधियों में तकनीकी मदद करता था। यही नहीं, जासिर ड्रोन बम और छोटे रॉकेट बनाने की तैयारी में भी लगा हुआ था। डॉक्टर्स के आतंकी नेटवर्क में हमास प्लान पर काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले जासिर ने सीरिया, गजा, अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर स्टडी की थी। जांच पड़ताल के दौरान सुरक्षा एजेंसीज को उमर के 2 वीडियो हाथ लगे। एक में फिदायीन बनाने की बात कहता दिखा तो दूसरे में उसकी कार देखी गई, जिसे लेकर उमर धमाके से पहले आसिफ अली रोड पर मस्जिद गया था। धमाके से ठीक 3.25 घंटे पहले यानी 10 नवंबर की दोपहर में 2:35 पर उमर की कार आसिफ अली रोड पर दिखी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो धीरे धीरे एक मस्जिद की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में इसी रोड पर स्थित एक मस्जिद में गया और शाम 6:50 पर लाल किले के पास जोरदार धमाका कर खुद को उड़ा दिया। आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क की जांच के दौरान ही जैश ए मोहम्मद के फिदायीन मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ। आत्मघाती नेटवर्क तैयार करने वाले डॉक्टर्स की बातचीत सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में सिग्नल ऐप पर बना एक ग्रुप मिला है। ग्रुप का एडमिन फरार सरगना डॉक्टर मुजफ्फर था। इस ग्रुप में डॉक्टर जो है वो ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाला डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन ये जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव और महत्वपूर्ण भूमिका आतंकी उमर की ही थी।
आतंकी उमर जब अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइसिटोन या कोई और केमिकल खरीदता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में डालता। डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि अधिकांश विस्फोटक, केमिकल, टाइमर और वायर जैसी चीजों की खरीद उमर ने ही की थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि जब भी विस्फोटक और केमिकल का स्टॉक मुजम्मिल के किराए के घर में शिफ्ट किया जाता तो मुजम्मिल उसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेजता। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में फैसल इशाक भट्ट का नाम सामने आया। फैसल इशाक भट्ट को इस मॉड्यूल का जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर बताया जा रहा है। आतंकी उमर विस्फोटक जुटाने और उसकी टेस्टिंग की जानकारी फैसल इशाक भट्ट को ही देता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फैसल इशाक पाकिस्तान में मौजूद है और कश्मीर में नकली नाम का इस्तेमाल करता है। ईडी की रेड में कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसकी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शक गहरा गया है। इसीलिए अल फलाह के 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। आर्थिक गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए हैं। ग्रुप का फाइनेंस, प्रशासन संभालने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अल फलाह की 9 कंपनी एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। इस संबंध में अल फलाह से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जांच एजेंसीज ने कंपनी के डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इन दस्तावेजों की शुरुआती जांच में शेल कंपनी बनाने के सुराग भी मिले हैं। कई कंपनी में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल किया गया। बैंक स्टेटमेंट में सैलरी ट्रांसफर बहुत कम पाई गई। कंपनी के एचआर से जुड़े हुए कोई रिकॉर्ड वहां पर नहीं मिले। यूजीसी और एनएएसी मान्यता को लेकर कुछ दावे भी संदिग्ध नजर आए हैं और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शक बढ़ता जा रहा है। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में रेड के बाद वहां हड़कंप मच गया। आतंकी कनेक्शन जुड़ने के बाद छात्र यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। वहीं जांच के दौरान आतंकी शाहीन और मुजम्मिल की एक नई तस्वीर सामने आई। आतंकी डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की ये तस्वीर एक कार शोरूम की है। दोनों ने 25 सितंबर को एक ब्रेजा कार खरीदी और कार के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। ये तस्वीर आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड के खिलाफ एक अहम सबूत है। ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। सूत्रों के मुताबिक इस कार के तार दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े हुए पाए गए हैं, जिसकी तलाश जांच एजेंसियों को थी और ये कार पिछले हफ्ते अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई पाई गई थी। इस कार के मिलने और आतंकियों के नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद वहां हड़कंप मच गया है। छात्र और वहां का स्टाफ यूनिवर्सिटी छोड़कर घर जा रहे हैं। कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? दोबारा आना है? दोबारा आओगे? फर्स्ट ईयर के हो? साफ है। तो आपकी छुट्टी कर दी? हाँ, छुट्टी। देखिए, माता पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि वो पढ़ लिख लेंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुजी ही गुड़ गोबर करने लगे तो फिर सोचिए कि इन बच्चों का भविष्य आखिर क्या होगा। गुरु के नाम पर ऐसे ही एक गुरु घंटाल मिले छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में। हम इनको गुरु घंटाल क्यों कह रहे हैं वो आप जरा खुद देख लीजिए। नोज, नोज बने नाक, ईयर बने कान, आई बने आँख। ऐसी स्पेलिंग सुनकर तो नाक कान आँख को भी अपने होने पर शक होने लगेगा। शरीर के अंगों का गलत पाठ पढ़ाने के बाद मास्टर जी ने रिश्तों का भी गजब पाठ पढ़ा दिया। ब्रदर, सिस्टर, रिश्तों के बाद बारी आई दिनों की। गुरुजी ने दिनों की जो इंग्लिश स्पेलिंग सिखाई उसे देखने और सुनने के बाद अंग्रेजी भी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही होगी। मंडे मीन्स सोमवार। मंगलवार। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों और शब्दों को जरा ध्यान से देखिए। हर स्पेलिंग गलत है। कहाँ कैपिटल लेटर होगा और कहाँ स्मॉल, इसकी तो कोई परवाह ही नहीं। सरकारी स्कूलों के ऐसे टीचर वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी इसी ब्लैक बोर्ड की तरह काला कर देंगे।
सरकारी स्कूल का ये टीचर उस सिस्टम पर भी सवाल उठाता है जिसने इसे बच्चों को पढ़ाने के लिए चुना। हालांकि मास्टर साहब की पढ़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही। जब मास्टर साहब से सवाल किया गया कि गलत पढ़ाई का बच्चों पर कैसा असर होगा तो उन्होंने भी माना कि इससे उनकी नींव कमजोर होगी। अच्छा सर, ये बताइए, अगर बच्चों को गलत ज्ञान मिलेगा तो उनका भविष्य कैसा निर्माण होगा? गलत अभी ये इनका क्या बोलते हैं, न्यू है, न्यू गलत हो जाएगा तो बाद में गलत ही हो जाएगा, फिर सुधारने में दिक्कत होगा। सरकारी स्कूल का ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और अब वो टीचर पर एक्शन लेने की बात कह रहा है। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और अभी जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीओ साहब हैं, उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि ये जो प्रकरण है इस पे विस्तृत जांच प्रतिवेदन देके। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का ये ना तो पहला वीडियो है और ना ही आखिरी। अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जरूरत एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो ऐसे टीचर्स की एंट्री रोक सके। सड़क पर कहीं भी गंदगी और कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ चंडीगढ़ नगर निगम एक अनोखा अभियान चला रहा है, जिसके तहत गलत जगह पर कूड़ा फेंकने वालों के न सिर्फ चालान काटे जा रहे हैं बल्कि फेंका हुआ कूड़ा भी वापस घर वालों को लौटाया जा रहा है। ये उसी अभियान की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। बाकायदा ढोल की थाप पर जनता को ताकीद किया जा रहा है कि सुधर जाओ। दूसरी तरफ जिन्होंने सड़क पर कहीं भी इधर उधर कूड़ा फेंका था उन लोगों को उनका कचरा कुछ इस तरह से वापस लौटाया जा रहा है और साथ में भारी भरकम चालान भी थमाया जा रहा है। इन दोनों परिवारों की तरफ से घर का कचरा प्रतिबंधित जगहों पर फेंकते हुए वीडियो नगर निगम के कर्मचारियों ने बनाया था या उन तक पहुंचा था, जिसके बाद नगर निगम ने सड़क पर कूड़ा फैलाने वाले लोगों के घर पहुंचकर ऐसा करने वाले हर घर का 13,401 रुपए का चालान काटा। 16 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत सबसे पहले मनी माजरा इलाके को चुना गया, जहां सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले फिलहाल चालान देखकर सदमे में हैं। खास बात यह है कि सड़क पर कूड़ा फेंकने को लेकर व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी कूड़ा फेंकने वालों की शिकायत कर सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कुत्तों के काटने की खबरें आती रहती, लेकिन गोरखपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां कुत्ते ने एक गाय को काट लिया, लेकिन रेबीज का टीका पूरे गांव को लगवाना पड़ा। माजरा क्या है पूरा, ये आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गोरखपुर के रामडीह गांव में कुछ महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने गांव की 2 पालतू गाय को काट लिया था। एक गाय के मालिक ने तो उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिया, लेकिन दूसरी गाय के मालिक ने उसका कोई इलाज नहीं करवाया। अब संक्रमित गाय के मालिक ने गांव में भागवत कथा का आयोजन करवाया। भागवत कथा में उसी गाय के कच्चे दूध से चरणामृत बनवाया गया, जिसे रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया गया था। धार्मिक अनुष्ठान खत्म होते ही संक्रमित गाय की तबीयत बिगड़ी तो मालिक उसे पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान गाय की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने गाय को रेबीज होने की बात कही। रेबीज से गाय की मौत होने की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चरणामृत पीने वाले करीब 170 लोगों ने अस्पताल पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। 170 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन की पहली डोज लग चुकी है और अब तय समय पर उन्हें दूसरी और तीसरी डोज भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना तो साफ है कि बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का समारोह होगा, लेकिन इस समारोह में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन कौन मंत्री, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस के बीच जेडीयू के 2 बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। पत्रकार यहां सवाल पूछते रहे, लेकिन संजय झा मुस्कुराहट के साथ चुप रहे। सर, तेजस्वी यादव हारने वाले व्यक्ति को सर फिर से सर लालू यादव ने कमान सर दिल्ली जा रहे हैं सर। सूचना मिली कि दोनों नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए और सुबह 11 बजे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे अमित शाह के आवास पहुंचे। कुछ देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे और काफी देर तक दोनों नेताओं की संजय झा से बातचीत चलती रही। खास बात यह रही कि ललन सिंह करीब 1 घंटे के बाद अमित शाह के आवास पहुंचे और उसके 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर अभी सस्पेंस है। जेडीयू नेताओं के आवास से निकलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई और नई सरकार के स्वरूप पर मंथन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज पटना में भी हलचल देखी गई। बीजेपी के नेता भले ही मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम खुलकर ना ले रहे हो, लेकिन एनडीए के 2 घटक दल पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े। जीतन राम मांझी दोपहर करीब 12 बजे नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी भी थे। तय हो चुका है, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे
नीतीश कुमार जी। इधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर आज क्या पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और अगली खबर है कि उससे एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले 19 नवंबर को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक और अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। इधर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उधर महागठबंधन के नेता अभी भी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। पप्पू यादव के बाद अब भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को सतर्क रहने के लिए कहा है। चर्चाओं का दौर इस वजह से तेज है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात तो की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी हमेशा बड़ा खेल ही करती है देश में राज करने के लिए, जनता के मुद्दे को। कभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना बिहार के मुद्दे को उठाना? हालांकि जेडीयू बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो सबको ही जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। जेडीयू कह रही है कि चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी के लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से उनको हर तरफ खेला नजर आ रहा है। सस्पेंस सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर ही नहीं है, एक चर्चा स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही इस कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह जब अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे तो सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चर्चा हुई। जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद बीजेपी के पास है, ऐसे में विधानसभा का स्पीकर पद उसे मिलना चाहिए। इधर पटना में 3 नामों की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें रामकृपाल यादव, प्रेम कुमार और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। प्रेम कुमार 9वीं बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी तेज है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग एज ए सिपाही मतलब उनके आदेश का पालन करते हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि स्पीकर बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोहिणी के मामले को लेकर लालू परिवार के बाद अब पार्टी में भी दरार दिख रही है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर आरजेडी अब 2 खेमों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तेजस्वी के साथ है तो दूसरा रोहिणी के समर्थन में खड़ा है। और इसकी एक झलक पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर देखने को मिली। रोहिणी के समर्थन में ये नारेबाजी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने हुई। लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। रोहिणी के समर्थन में नायगांव और सोनपुर से करीब 70 से 80 लोग आए थे। राबड़ी आवास पर हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने नारेबाजी करने वालों को मौके से हटाया और मामले को शांत कराया। तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर फिर से प्रतिक्रिया दी और चेतावनी देते हुए लिखा, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। विवाद शुरू होने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं। लालू परिवार में विवाद पर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। हमें सचमुच में अब डर लग रहा है, कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। रोहिणी के आरोपों का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू परिवार के संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनके यहाँ संस्कार है, लोगों के साथ आचार व्यवहार है, यह तो दिख ही रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के 4 दिन बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और चुनाव में मिली इस हार की वजह गिनाते हुए एनडीए पर हमलावर हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आई थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हार के बाद भी वो बिहार की जनता के साथ खड़े रहेंगे। आज जरूर धक्का लगा है और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वोट खरीदने का भी आरोप लगाया।
अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है तो इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। दिल्ली के जिस कोर्ट में आतंकी हमले के आरोपी दानिश की पेशी होनी थी, उसे आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जैश ए मोहम्मद के नाम पर आया धमकी भरा ईमेल सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 कोर्ट और सीआरपीएफ के 2 स्कूलों तक पहुंचा था। जासिर बिलाल उर्फ दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले ही वहां धमकी वाला ईमेल जा चुका था। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट रूम के साथ बाउंड्री के अंदर के सभी इलाकों की चेकिंग की गई। धमकी भरा मेल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के साथ 30 हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और साकेत कोर्ट को भी आया। साकेत कोर्ट में तो इससे अफरा तफरी भी मची, जान के डर से वकील कोर्ट परिसर से बाहर जमा हो गए। हालांकि जांच के दौरान कोर्ट और स्कूलों में कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। अब धमकी देने वालों की तलाश जारी है। आज से 5 साल पहले भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि प्रदूषण के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज स्थिति यही है कि लोग प्रदूषण से जुड़ा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज्यादा ले रहे हैं कि कंपनीज उनका प्रीमियम बढ़ाने पर अब विचार कर रही है। देखिए, प्रदूषण से जुड़े हुए दावे और इलाज का खर्च इतनी तेजी से बढ़ा कि इससे बीमा कंपनियों पर असर पड़ रहा है। पॉलिसी बाजार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदूषण से जुड़े हुए हेल्थ क्लेम 14%, तो सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के इलाज की लागत 11% तक बढ़ गई है। कंपनियों ने कहा कि अब प्रदूषण से जुड़ी हुई बीमारियों के दावे 8% से ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए कंपनी आपके शहर और सीजन के आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस की किश्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण से जुड़े हुए बीमा के दावे हो रहे हैं। ये ट्रेंड छोटे शहरों में भी अब बढ़ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब लोगों को डरा धमकाकर उनसे फ्रॉड करने वाले गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। फ्रॉड करने के लिए तैयार बैठे लोग जांच अधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर रहे हैं, लोगों को आतंकियों से मिला हुआ बताकर उन्हें डरा रहे हैं और फिर सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। कानपुर में एक महिला के साथ इसी पैटर्न की ठगी हुई। ठगों ने उन्हें कॉल करके खुद को जांच अधिकारी बताया और महिला को कहा कि उनका नंबर आतंकी गतिविधियों में पाया गया है। मेरे फोन पे एक फोन आया कि मैं सुभाष सिंह यादव लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ, आपका नाम पहलगाम और दिल्ली हमले के आतंकियों के साथ मिला है। जांच का डर दिखाकर महिला से 6,66,000 रुपए ऐंठ लिए गए। उन्हें एक दिन नहीं बल्कि 3 दिनों तक लगातार अलग अलग नंबरों से कॉल लगाते रहे। तो उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया। पुलिस को अब शक है कि आतंकियों के साथ शामिल होने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कानपुर वाले मामले में ट्रांजैक्शन जुड़े खातों की जानकारी खंगाली जा रही है। देश का सबसे कुख्यात जिंदा नक्सली माड़वी हिडमा आज सुबह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मारा गया। हिडमा पर छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनाम था। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें हिडमा के साथ 40 लाख के इनाम वाली उसकी पत्नी भी शामिल थी। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस और कमांडोज ने मिलकर उसे मारा। सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माड़वी हिडमा, उनका डेड बॉडी आज सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मारे गए 6 नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के जंगलों में आतंक का पर्याय रहे हिडमा के मारने का जश्न भी मनाया गया। देश में इस वक्त नक्सलियों का अंतिम दौर चल रहा है। उनके सफाई के लिए गृह मंत्री ने 31 मार्च तक की डेडलाइन रखी है। इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। डेडलाइन को पूरा करने के लिए ही नक्सल प्रभावित राज्यों में आक्रामक तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस और कमांडोज ने मिलकर उसे मारा। तो देखिए, मारे गए जो 6 नक्सली हैं, उनके पास से AK-47 राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद हुई है। जिस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में आतंक का पर्याय रहे हिडमा के मारने का अब यहां जश्न भी मनाया गया है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 26 घातक हमले हिडमा ने करवाए थे और इसीलिए ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था।
2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 सीआरपीएफ जवान जिसमें शहीद हो गए थे, उसमें भी इसका नाम शामिल था। 2013 में झीरम घाटी हमला याद होगा आपको, कांग्रेस नेताओं की जिस तरीके से हत्या हुई थी। 2021 में 22 सुरक्षाकर्मी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे और ऐसी कई नक्सली जो घटनाएं घटी उसमें इसका नाम शामिल था। 2013 में छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेताओं के काफिले पर अटैक इसने किया था और नक्सलियों का खात्मा जिस तरह से अब किया जा रहा है उसी दिशा में हिडमा का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि इस एक्शन के तहत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ 7 फेरे लेने की तैयारी में था। जयमाला के दौरान दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे, तभी वहां एक महिला आई। उसने खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताया। हाथ में शादी की तस्वीर लेकर आई महिला का दावा है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की हुई है। ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। महिला के दावे सुन ढोल नगाड़े शांत हो गए। अपने पति को पाने के लिए गुजरात से आई महिला होने वाली दुल्हन के सामने ही बहस कर रही थी। तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमारा तलाक हुआ है, तुम सबके सामने बोलो हमारा तलाक हुआ है। बिना तलाक दूसरी शादी करने वाले दूल्हे को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। जाहिर है इसके बाद शादी भी कैंसिल कर दी गई। इधर गुजरात के अरवली जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई। अरवली के मोडासा में एक एम्बुलेंस पर अचानक से आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आग चलती एम्बुलेंस में लगी, इसीलिए जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। एम्बुलेंस नवजात बच्चे को इलाज के लिए गुजरात के अरवली से अहमदाबाद लेकर जा रही थी। बच्चा एक दिन पहले ही जन्मा था। हादसा गुजरात के मोडासा में राणा सैयद चौराहे पर हुआ। चलती एम्बुलेंस में आग लगने का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। आग लगने की वजह से एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर, नर्स, नवजात और उसके पिता की जान चली गई। वहीं ड्राइवर और बच्चे के रिश्तेदार का अस्पताल में इलाज जारी है। और आज महाराष्ट्र की सियासत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, लेकिन इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना का कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। अब इस खबर ने सवाल उठा दिया है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी में अनबन की खबरें आ रही थी और बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में ना पहुंचकर अपनी नाराजगी जता दी। बड़ी बात तो ये थी कि शिवसेना के सभी मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। अब महायुति के नेता सफाई दे रहे हैं। ये जो चुनाव है लोकल पंचायत का, ये चुनाव में यहाँ टिकट नहीं मिलते वहाँ चले जाते हैं, वहाँ टिकट नहीं मिलते वहाँ चले जाते हैं। 8-8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए हैं करके थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन उस वजह से आज के बैठक की कोई नाराजगी नहीं। कैबिनेट की बैठक 7वीं मंजिल पर चल रही थी और बताया गया कि शिवसेना के सभी मंत्री 6ठी मंजिल पर सीएम फडणवीस के दफ्तर में बैठकर उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। बिहार के सीमांचल रीजन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कमाल के बाद उनका सियासी कद बढ़ता दिख रहा है। अब असम और उत्तर प्रदेश में पार्टियां ओवैसी को साथ लेकर चलना चाह रही हैं। बिहार में 5 सीटें जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी को असम में बड़ा ऑफर मिलने वाला है। अगले साल असम में होने वाले चुनाव से पहले एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती है, आप लोग जानते हैं। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया उनसे, उनको मुबारकबाद दिया, तो हमारी बातचीत चल रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन की वकालत कर चुके हैं। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा भी। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। एआईएमआईएम यहाँ 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई कल दिल्ली लाया जाएगा। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई को। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी मर्डर में साजिश करने का आरोप है। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर। अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को देश से निकाला है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी आरोपी है अनमोल। तो कई मामलों में आरोपी अनमोल बिश्नोई कल अमेरिका से भारत लाया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई है और कई मामलों में आरोपी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी आरोपी है अनमोल।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल आरोपी है और अब ये कल अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।